साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के हुक्म पर चुनाव आयोग को मिट्टी में मिलाने का बीड़ा उठा लिया है, सुपारी दे ली है। अब पूरी कहानी शुरू से सुनिए। साथियों, तो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका प्रावधान भारत के संविधान की धारा 324 में है, आर्टिकल 324 में है। ये एक संवैधानिक संस्था है और श्यामलाल सकधर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे। चुनाव आयोग के बारे में आम जनता को पहले बहुत ज्यादा मालूम नहीं रहता था। चुनाव आयोग की धमक टीएन शेषन साहब के कार्यकाल में काफी देखने को मिली और शेषन साहब ने चुनाव आयोग का जो कहते हैं भौकाल बिल्कुल टाइट करके रखा था और उनके समय में बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग के नाम से कांपने लगते थे। टीएन शेषन साहब ने जो चुनाव सुधार किए उससे खासकर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जैसे बिहार हैं, यूपी हैं, उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। जैसे कि मैं बिहार की बात करूं तो जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें बूथ कैप्चरिंग एक बड़ी बीमारी थी चुनाव के दौरान की, और गुंडे मवाली आते थे और पूरे के पूरा जो बूथ होता है, मतदान केंद्र जिसको कहते हैं हिंदी में, पूरा का पूरा बूथ लूट लेते थे बंदूक के नोक पर, बाकी लोगों को भगा देते थे और फिर बैठ के आराम से बैलेट पेपर्स पर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह पर मोहर मारते थे। इसको बोलचाल की भाषा में छपैया कहते थे। हम लोग बचपन में सुनते थे कि उस बूथ पर तो छपैया हो गया, उस बूथ पर छपैया हो गया। तो ये छपैया की बीमारी थी यूपी और बिहार में, इस पर शेषन साहब ने बिल्कुल रोक लगा दी। और उनके बाद तो मतलब जो अर्धसैनिक बल जो होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी इतनी ज्यादा तैनाती होने लगी कि अब तो बिल्कुल चुनाव जो होते हैं उसमें एक कहते हैं ना कि एक पत्ता नहीं खड़कता है। साथियों, टीएन शेषन साहब इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनके थोड़े पर कतरने के लिए, उनकी ताकत को थोड़ा घटाने के लिए भारत सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों का प्रावधान कर दिया कि चुनाव आयोग में अब 3 लोग रहेंगे। शेषन साहब ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां शेषन साहब हार गए मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय बना रहेगा, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। तो ये बात 90 के दशक से ऐसी बात हुई। उसके बाद चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली हुआ, उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना शुरू किया, एमसीसी जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आदर्श आचार संहिता। उसने प्रेक्षकों की तैनाती करनी शुरू की, आईएएस अधिकारियों को जनरल ऑब्जर्वर बनाया जाने लगा, आईपीएस लोगों को पुलिस ऑब्जर्वर बनाया जाने लगा, आईआरएस लोगों को व्यय ऑब्जर्वर बनाने जाने लगा, जो लोग खर्च पर नजर रखते थे। मैं खुद को मतलब इस मामले में ये मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि मैं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पुलिस ऑब्जर्वर बन के भारत के अलग अलग राज्यों में गया। कभी मैं गुजरात भेजा गया, कभी नागालैंड भेजा गया, कभी कर्नाटक भेजा गया, और ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये एक यादगार के तौर पर रख लिया था, ये जब मैं ऑब्जर्वर हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेक्षक हुआ करता था, तो उस समय का ये मेरा परिचय पत्र है, आई कार्ड है, जिसको मैंने एक सवेनियर के तौर पर, यादगार के तौर पर रख लिया। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, मेरा नाम है और फिर मेरा उसमें कोड भी लिखा हुआ है, पी के बाद कुछ डिजिट्स लिखे गए हैं, पी फॉर पुलिस। तो इस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा कि चुनाव कितनी कड़ाई से होने लगे। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सारी संस्थाओं को मिट्टी में मिलाने का समझिए बीड़ा उठा लिया। उसके बाद तो चुनाव आयोग पर भी बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव पड़ने लगा, और उसका एक उदाहरण है इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के साथ जो बर्ताव हुआ। अशोक लवासा के बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि एक बार कुछ साल पहले चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत पहुंची थी कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो इस पर चुनाव आयोग की बैठक हुई और उसमें मोदी को क्लीन चिट दे दिया गया, मतलब कहा गया कि नहीं, इन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन अशोक लवासा जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, और उन्होंने ये बात फाइल पर लिख दी, जिसको डिसेंटिंग नोट कहते हैं। उन्होंने अपनी असहमति को संचिका पर लिख दिया।
इसके बाद तो वो मोदी की नजर में आप कह सकते हैं कि आंखों का कांटा बन गए और अशोक लवासा के ठिकानों पर छापेमारियां होने लगी। उनको इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि बेचारे जो अशोक लवासा थे वो चुनाव आयोग छोड़ के भाग गए। वो एडीबी में जाकर नौकरी करने लगे। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह अशोक लवासा को चुनाव आयोग से खदेड़ के दम लिया गया। लोगों ने मजाक मजाक में ये चुनाव आयोग का नाम केंचुआ रख दिया। केंचुआ जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय चुनाव आयोग। केंचुआ आप जानते हैं एक तरह का कीड़ा होता है जिसको इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। और इस कीड़ा में ये खासियत होता है कि इसमें रीढ़ नहीं होती है, स्पाइनलेस होता है, किसी भी तरह से मुड़ जाता है। तो लोगों ने चुनाव आयोग की तुलना केंचुआ से करने लगे कि केंद्रीय चुनाव आयोग है और केंचुआ की तरह ये भी रीढ़ विहीन होता है। तो काफी चुनाव आयोग की लानत मलामत भी होने लगी। उसके बाद देखिए सन 2022 आया। 2022 के नवंबर में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव हुआ करते थे मिस्टर अरुण गोयल। ये पंजाब कैडर के बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी थे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। इनको 1 महीने बाद रिटायर करना था। अब देखिए कैसे सरकार में खेल होता है। 1 महीने बाद रिटायर करना था तो उन्होंने 1 महीने पहले वीआरएस ले लिया। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। रिटायर होने के 1 महीने पहले ही अपनी मर्जी से रिटायर कर गए। और उसके बाद 48 घंटे के अंदर में, चूंकि ये नरेंद्र मोदी के बहुत मतलब दुलरुआ थे अधिकारी अरुण गोयल, इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। और ऐसा था कि इनका टर्म अभी 2027 तक था, क्योंकि चुनाव आयोग के लोग 65 साल की उम्र में रिटायर करते हैं। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ कि भाई एक अधिकारी ने वीआरएस ले लिया और 48 घंटे के अंदर आपने उसको चुनाव आयुक्त बना दिया, ये क्या मजाक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक है, एक अधिकारी वीआरएस लेता है और 48 घंटे में आप उसको चुनाव आयुक्त बना देते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, कोई दिमाग नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग ऐसा चुनाव आयुक्त चाहते हैं जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले सके। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के माध्यम से होगी और उस कॉलेजियम में 3 लोग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मोदी सरकार के हाथ पैर खुल गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी दखल रहेगी। तो मोदी सरकार ने संसद में बिल पारित करवा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया और उलटने के बाद कहा कि ये अब एक जो कॉलेजियम होगा जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। तो समझिए प्रधानमंत्री अपने ही किसी चले चपाटी को इसमें मनोनीत कर देंगे। सामान्यतया उसमें गृह मंत्री को मनोनीत कर दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरह से मोदी सरकार ने धाता बना दी। अब क्या हुआ साथियों कि 1-2 महीने पहले तक ये स्थिति थी कि भारत के चुनाव आयोग में 3 लोग थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 चुनाव आयुक्त थे। एक का नाम अनूप चंद्र पांडे और दूसरे का नाम अरुण गोयल। तो जो अनूप चंद्र पांडे थे वो पिछले महीने फरवरी में रिटायर कर गए, बच गए 2। अब उसमें से एक अरुण गोयल ने 1-2 रोज पहले इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा में कुछ कहा गया नहीं, कहा गया कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। तो अब क्या हो गया, अब बस राजीव कुमार बच गए। और ऐसा तब हुआ है जब मुश्किल से 5-6 दिन बाद तारीखों का ऐलान होना है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का, और आचार संहिता लगने वाली है। अब अरुण गोयल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर चुनाव में बहुत धांधली करने का दबाव था, उनकी अंतरात्मा अचानक जग गई और इसलिए वो इस्तीफा देकर चले गए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अरुण गोयल भाजपा के टिकट पर पंजाब के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मतलब कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब मामला ये है कि 2-3 दिन में, यानी 13, आज 11 तारीख है तो 13 तारीख तक भारत सरकार यानी मोदी जी 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे और पूरी संभावना है कि नियुक्ति के लिए जो बैठक होगी उसमें जो भी विपक्ष के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, वो उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अब ये मजाक हो गया, ये पूरी प्रक्रिया को मोदी ने मजाक बना दिया है। तो पूरी संभावना है कि विपक्ष के नेता जो होंगे वो उस बैठक से बाहर रहेंगे। मोदी जी और जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये दोनों बैठकर 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। जो आप जानते हैं, आप खुद समझदार लोग हैं
कि वो मोदी जी के बड़े बड़े चमचे होंगे, बड़े बड़े बेलचे होंगे और फिर वही लोग चुनाव करवाएंगे। अभी ऐसा समय है साथियों कि चुनाव को लेके और भी बहुत सारे विवाद हैं। एक विवाद तो चुनावी फंड बॉन्ड का विवाद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े औद्योगिक घराने से लगभग 7,000 करोड़ रुपए खाए हैं। उस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और स्टेट बैंक को कहा है कि कल के कल उसको सारी विवरणी देनी है, सारे डिटेल्स देने हैं चुनावी बॉन्ड के। दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो है कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाने की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं। अब उसमें देखिए चुनाव आयोग ने क्या मजाक बना दिया है। 28 विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे हैं, अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, और निर्वाचन आयोग उनको मिलने का समय नहीं दे रहा है। ये बताइए लोकतंत्र का क्या मजाक हो गया है। 28 विपक्षी दल आपसे मिलने का वक्त मांग रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं है उनसे मिलने का। तो साथियों, अभी देश की स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस नाजुक समय में, क्योंकि अभी अमृत काल चल रहा है, भारत विश्व गुरु बन गया है, देश में अच्छे दिन आ गए हैं, तो आपको चौंकना नहीं चाहिए यदि आपको ये सुनने को मिले कि नरेंद्र मोदी जी ने कंगना रनौत को चुनाव आयुक्त बना दिया है और अक्षय कुमार को दूसरा चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। क्योंकि अक्षय कुमार पूछते थे मोदी जी से कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ऐसे बौद्धिक प्रश्न करते थे। कंगना रनौत का कहना है कि देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो हो सकता है कंगना रनौत और अक्षय कुमार को देश का नया चुनाव आयुक्त बनाया दिया जाए। तो आप देखते रहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, रसगुल्ला भी नमकीन है। धन्यवाद। जय हिंद।